अब हम लोग फ्रिक्शन पर बात करेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अगर सवाल ये किया जाए कि फ्रिक्शन जो है वो हम लोगों को क्या मतलब सपोर्ट करता है ये मोशन का या फिर विरोध करता है। अगर हम इससे पूछा जाए कि जो फ्रिक्शन है उसका काम क्या है, सपोर्ट करना या फिर अपोज करना, विरोध करना मोशन का या फिर मोशन को सपोर्ट करना। ठीक है, फ्रिक्शन हम लोग समझते हैं दो सतह के बीच घर्षण, इस तरीके से लगता है ना। अच्छा ठीक है, तो सवाल यह है कि फ्रिक्शन क्या करता है, सपोर्ट करता है मोशन का या फिर अपोज करता है या फिर विरोध करता है। तो देखा जाए अगर हम लोग बरसात के समय में अगर फिसलन ज्यादा रहे, ठीक है, फ्रिक्शन ना रहे, एकदम चिकनाहट रहे, तो चलना मुश्किल हो जाएगा, गिर जाएंगे। तो हम लोग को चलने समय क्या होता है, चलते समय फ्रिक्शन हमारे मोशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। वहां पर एक प्रकार से कह सकते हैं चीज ओवरऑल मोशन को सपोर्ट दे रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं है रोड पे तो स्लिप कर जाएंगे ना। अच्छा, अगर हम मान लिया जाए किसी वस्तु को इस तरीके से यहां रख दिए और ऐसे लेकर के जा रहे हैं, तो ले जाने में सक्षम इसीलिए हो पाए क्योंकि इसके और इसके बीच, हाथ और इसके बीच क्या है, फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन ना रहे, एकदम पूरा प्लेन रहे, तो इधर जब लेके जाएंगे तो ये ऐसे स्लाइड होके गिर जाएगा, स्लिप करके गिर जाएगा। तो फ्रिक्शन सपोर्ट भी करता है हमारे मोशन को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन से हमको फायदा नहीं है, फ्रिक्शन से हमको फायदा है। ठीक है, टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन वगैरह अच्छे तरीके से सब रहेगा तो पकड़ अच्छा रहता है, ग्रिप अच्छा बनता है ना, बाइक वगैरह या फिर गाड़ी वगैरह चलाने में कुछ भी अच्छा रहेगा। अगर स्लिपरी रहेगा तब ब्रेक मारेंगे भी तो स्किड कर जाएगा, क्या रुकेगा नहीं। अच्छा, लेकिन फिर फ्रिक्शन आखिर हम लोग जो समझते हैं आखिर वो है क्या, तो देखो फ्रिक्शन जो है दो वस्तु जो दोनों आपस में कांटेक्ट में है, इन दोनों के बीच के रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। मतलब जैसे एक वस्तु के रिस्पेक्ट में जो दूसरा वस्तु है या इसके रिस्पेक्ट में जो ये वस्तु है, ये दोनों आपस में अगर चलना चाहेगा, इसके रिस्पेक्ट में ये या इसके रिस्पेक्ट में ये, तो उसको चलने में ये रुकावट देता है। एक वस्तु के रिस्पेक्ट में दूसरे वस्तु का जो मोशन है उसका क्या करता है, अपोज करता है। इससे हमको कहीं कहीं फायदा भी पहुंचता है। जो दोनों वस्तु आपस में कांटेक्ट में है उनके बीच के रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। इसको जरा डिफाइन कर लेते हैं फ्रिक्शन को। तो यहां पर क्या लिख लिया हम लोग कि इट इज अ फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर इन कांटेक्ट। जो दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में, उनके बीच का जो रिलेटिव मोशन है उसका अपोज करेगा। इसके रिस्पेक्ट में ये या इसके रिस्पेक्ट में ये जो है मोशन कर रहा है उसका अपोज करता है। ठीक है, जैसे इन दोनों के सरफेस के बीच में यहां पर वर्क करेगा क्या, फ्रिक्शन फोर्स। क्या काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स यहां पे एक्ट करेगा इन दोनों सतह के बीच में। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स का टाइप भी होता है। फ्रिक्शन फोर्स दो प्रकार का होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और एक काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, दोनों को हेडिंग दे लेते हैं और फिर उसके बाद समझते हैं। चलो देखो, दोनों टाइप लिख लिए हम लोग फ्रिक्शन का। ठीक है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, यानी कि रुका हुआ जब रहेगा ना तब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स यानी कि जब चल रहा होगा तब। दोनों को अच्छे तरीके से समझते हैं हम लोग। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है इसको भी समझना होगा, इसमें बहुत गहराई है, ध्यान से देखते हैं। देखा जाए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जैसे कि अगर मान लिया जाए, इसको समझना है अच्छे से, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
और इसको ऐसे सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, ये सरफेस पे रखा हुआ है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ अपना मान, इसका कुछ अपना मान होगा। अच्छा, मान लिया जाए m इसका क्या है, मास है, ऑब्जेक्ट जिसका मास m है। एक m मास वाला ऑब्जेक्ट को सरफेस के ऊपर हम लोग रख दिए, ठीक है। अब देखा जाए, अब हम लोग अगर इस पर फोर्स लगाएंगे, देखो तो इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे F, ये क्या है, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। हम लोग अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि फोर्स लगाएंगे तुरंत तुरंत ये चलने लगेगा, जैसे कि बेंच है रखा हुआ या फिर ये एक वस्तु है जैसे रखा हुआ है, बस इसी सिचुएशन को समझना है। अगर हम लोग इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएंगे तो मान लिया जाए उदाहरण के लिए कोई एक वस्तु है, हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और देख रहे हैं कि मेरे 1 न्यूटन के फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट आगे नहीं जा रहा है। हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट आगे नहीं गया। ऐसा हो सकता है, अगर हमको इसको चलाना है तो हो सकता है हमको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत है, हो सकता है कि जब हम लोग 5 न्यूटन लगाएंगे या उससे ज्यादा लगाएंगे तब चले, ऐसा हो सकता है ना। तो मान लिया जाए हम लोग क्या कर रहे हैं, समझने पे फोकस करना, ये समझने वाला चीज है, लिखना उखना ये सब चीज बाद में करना है, समझने पे फोकस करो, ठीक है। समझ में आ जाएगा, काफी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा लेकिन समझ में आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि यह ऑब्जेक्ट है, ये खोज रहा है कम से कम आप 5 न्यूटन या उससे ज्यादा फोर्स लगाइए तब हम चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे, ठीक है। तो मान लिया जाए हम इसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाए, नहीं चला, 2 न्यूटन लगाए नहीं चला, 3 4 5 न्यूटन लगाए तो चलने की स्थिति में आया, 5 से ज्यादा लगाएंगे तो चलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अधिकतम कितना फोर्स, मिनिमम हमको कितना फोर्स चाहिए चलाने के लिए, 5 न्यूटन या 5 न्यूटन से ज्यादा, तभी ऑब्जेक्ट क्या होगा, चलेगा। अच्छा ठीक है, आगे समझते हैं। जब हम इधर से मान लिया जाए ये F, ये क्या है, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स की बात करें जरा सा हम लोग, देखो तो थोड़ा सा यहां पे समझते हैं। F यानी कि क्या, अप्लाइड फोर्स, और Fs का मतलब क्या हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अच्छा, और वस्तु में एक्सेलरेशन, तीनों पर बात करते हैं। देखो जरा, जैसे कि अगर हम अप्लाइड फोर्स का मान अगर 1 न्यूटन रखते हैं तो क्या मेरा ऑब्जेक्ट चला था, नहीं, 5 न्यूटन या उससे ज्यादा में चलेगा, 1 न्यूटन नहीं चला। तो इसका मतलब जब हम 1 न्यूटन इधर से लगाए तो वस्तु में इधर से भी, इधर से क्या हो रहा होगा, इस सरफेस के द्वारा इसके ऊपर इन दोनों के बीच फ्रिक्शन फोर्स काम करने लगेगा, कितना, 1 न्यूटन का। अगर हम इधर 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो इधर से भी 1 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, तब ना इधर और इधर का बराबर, अब बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, बैलेंस हो गया, नेट फोर्स 0, इधर का फोर्स इधर का फोर्स दोनों बराबर और उल्टा दिशा में है तो नेट फोर्स 0, तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0। ध्यान से, 1 न्यूटन का फोर्स हमने इधर से लगाया तो 1 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इधर से लगेगा, ठीक है, ठीक है, 1 न्यूटन का इधर से तो 1 न्यूटन का इधर से, तभी तो ये क्या है, रेस्ट में, नेट फोर्स 0 है। अच्छा, अब अगर मान लिया जाए हम 1 न्यूटन से फोर्स को क्या कर रहे हैं, अब थोड़ा बढ़ा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हैं, फोर्स को बढ़ा के कर दिए 2 न्यूटन, अब भी देख रहे हैं कि वस्तु चला नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब नेट फोर्स 0, यानी इधर से 2 तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी अब 2 हो गया होगा, तब ना दोनों को बैलेंस हो गया। अगर मान लिया जाए ये बढ़ाए तो इसको भी क्या होना होगा, बढ़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। अप्लाइड फोर्स बढ़ाने से स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मान बढ़ता है, तो इधर से भी 2 न्यूटन का फोर्स बढ़ेगा। हमने इसको इस तरफ लगाया था तो ये इस तरफ काम कर रहा है, इधर लगाए थे तो ये इधर काम कर रहा है, फिर से बढ़ा के 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए, अब भी एक्सेलरेशन 0 है,
इसका मतलब हम जब 3 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो इधर से भी क्या होगा, 3 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू कर देगा, और जो कि बैलेंस करेगा इसको। 4 न्यूटन हम और बढ़ाएं, फिर इधर से 4 न्यूटन लगा, एक्सेलरेशन अभी भी 0। 5 न्यूटन लगाएं तो क्या होगा, एक्सेलरेशन मतलब 0 है लेकिन बिगिंस टू स्टार्ट, एक्सेलरेशन 0 से थोड़ा बढ़ने का शुरू करेगा, है ना। तो 5 न्यूटन का इधर से भी लग के लगभग 0 है, लेकिन 0 से अब चलने की स्थिति में आ गया। अब हम लोग अगर 5 न्यूटन से फोर्स को जरा भी बढ़ाएंगे तो क्या, ये अब स्टार्ट वाले सिचुएशन में आ जाएगा, है ना, स्टार्ट वाले सिचुएशन में आ जाएगा। अब अगर हम 5 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये जो फ्रिक्शन था संभाल नहीं पाएगा और वस्तु आगे चल देगा। जब वस्तु चलने लगेगा तब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स खत्म हो जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, क्योंकि जब तक रुका हुआ है वस्तु तब तक जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होता है वही फोर्स कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। वही फोर्स क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। जब दो वस्तु आपस में एक दूसरे के क्या रेस्ट में रहता है, संपर्क में रहे और रेस्ट में भी रहे, इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में, और हम लोग इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो इसको कौन चलने नहीं दे रहा है, इसके और इस सतह के बीच लगने वाला घर्षण का बल, फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता तो फूंक भी देते तो क्या होता, चल जरा सा भी फोर्स से चल जाता। फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये आगे मोशन नहीं कर पा रहा ना। तो हम लोग कहां तक ये बर्दाश्त कर पाया, 5 न्यूटन तक। हम लोग इधर से फोर्स बढ़ाते गए, 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 4 5, जैसे 5 न्यूटन हुआ उधर से फ्रिक्शन 5 लगा, लेकिन अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि अब 5 से जरा भी बढ़ाएंगे फोर्स तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स दम तोड़ देगा। तो अधिकतम जो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग सकता था वो कितना था, यहां पर इस उदाहरण में 5, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स दो सरफेस के बीच तब काम करेगा जब दोनों वस्तु एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल नेचर का होता है, मतलब यह अप्लाइड फोर्स पे निर्भर करता है। हम अप्लाइड फोर्स का मान धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का भी मान बढ़ेगा, लेकिन एक सीमा तक ही बढ़ेगा। एफएस का मान मैक्सिमम कहां तक है, इस उदाहरण में 5 न्यूटन, इस उदाहरण में 5 न्यूटन। अगर 5 न्यूटन से ज्यादा फोर्स हम लगा देंगे तो संभाल नहीं पाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ना। तो यानी एफएस मैक्स को, यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यहां पे 5 है। अधिकतम जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 5 उधर से, है ना। अच्छा ठीक है, मोशन को रोकने के लिए 5 से ज्यादा नहीं लगा पाएगा, दोनों सरफेस के बीच जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है उससे ज्यादा, 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा एक बात और ध्यान से समझना है कि यहां पर हम लोग ये वाले इसको कहेंगे क्या, इस वैल्यू को कहेंगे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे कि हमको वस्तु को चलाने के लिए कम से कम जितना बल चाहिए, कम से कम जितना फोर्स चाहिए, कितना फोर्स चाहिए, 5 न्यूटन। यहां इस उदाहरण में किसी वस्तु को चला देने के लिए हमको कम से कम जितना फोर्स का आवश्यकता है वही क्या है, एफएस मैक्स, वही मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ना। चलो इन सब बात को अब हम लोग लिख लेते हैं जितना पढ़े हैं, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम लोग को लिखना था ना, बच गया था। तो ये हम लोग क्या क्या लिखे थे उसके बारे में, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑफ सेल्फ एडजस्टेबल नेचर। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक सेल्फ एडजस्टेबल नेचर का होता है, मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो अपने मान को एडजस्ट कर लेता है। जैसे कि हम लोग देखे कि जब हम इस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे तो उधर से स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन का लगा। जब हम इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लगाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स उधर से 2 न्यूटन का लगा। जब इधर से 3 लगाए तो उधर से 3, 4 तो 4, 5 तो 5। जब 5 से ज्यादा लगाएंगे तब ये चलने की स्थिति में आ जाएगा। जब यानी चलना स्टार्ट कर देगा
तो चलते वक्त जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है तब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स खत्म हो जाता है। तो जब वस्तु चलने लगेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये शुरू शुरू में क्या करता है, ये एडजस्ट करता है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑफ सेल्फ एडजस्टेबल नेचर, ये खुद को एडजस्ट करने का नेचर रखता है। इट मींस इट कैन चेंज इट्स वैल्यू एंड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब यह हुआ कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है अपने मान को और दिशा को बदल सकता है। जैसे अगर मान लिया जाए यहां पे देखो, तो जब हम इधर से फोर्स लगा रहे थे ऑब्जेक्ट पे तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इधर से लगा अपोज करने के लिए, और जब इधर से लगा रहे थे तो फिर क्या होगा, इधर से स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, अपोज करेगा। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, पूरा मोशन का अपोज करता है ऐसा कहना गलत बात है, लेकिन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। जैसे हम लोग चल रहे होते हैं, अगर सड़क पर फ्रिक्शन नहीं होगा तो चलना हमारे लिए दिक्कत की बात है, यानी मोशन को सपोर्ट मिला, लेकिन हमारे पैर और जो सड़क है उसके बीच का जो क्या है रिलेटिव मोशन, वो उसका विरोध हुआ, इसी कारण पैर स्लिप नहीं कर पाया, लेकिन टोटल मोशन को से सपोर्ट मिल जाता है। अच्छा चलो ठीक है, इसी में हम लोग एक बात जाने थे कि एक टर्म होता था एफएस मैक्स। क्या जाने कि क्या अभी हम लोग समझे कि एफएस मैक्स किसको बोलेंगे, अधिकतम फ्रिक्शन फोर्स जो लग सकता है दो सरफेस के बीच, जो अधिकतम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है उसी को मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यानी कि एफएस मैक्स कहेंगे। एफएस मैक्स 5 न्यूटन है। इस उदाहरण में अलग अलग सिचुएशन में एफएस मैक्स का मान अलग अलग होगा। एफएस मैक्स से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब वस्तु चलना शुरू करेगा, तब वस्तु चलना शुरू, यानी किसी वस्तु को चलाने के लिए मिनिमम जितना फोर्स का जरूरत है वही एफएस मैक्स है, या फिर अधिकतम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जितना दो सरफेस के बीच लग सकता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एफएस मैक्स कहेंगे। ठीक है, इट इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विच कैन एक्ट बिटवीन टू सरफेसेस विच आर इन कॉन्टैक्ट। जो दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट है उनके बीच काम करने वाला सबसे अधिकतम जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो अधिक से अधिक काम कर सकता है उसी को एफएस मैक्स से डिनोट करते हैं। इसी बात को दूसरे लफ्ज में भी वही लिख ली है। इन अदर वर्ड्स क्या एफएस मैक्स, इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स टू स्टार्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन कॉन्टैक्ट। जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में है उनको चलाने के लिए हमको कम से कम जितना फोर्स का जरूरत है ना, जैसे इसको चलाने के लिए कम से कम जितना फोर्स का जरूरत पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, मैक्सिमम एफएस मैक्स कहलाएगा। ठीक है, एफएस मैक्स का ही जरूरत पड़ता है हमको कम से कम चलाने के लिए। एफएस मैक्स का मान कितना होता है तो जरा देखो, एफएस मैक्स का मान हम लोग जरा जानते हैं, उसके बाद तब क्वेश्चन सब करेंगे। एफएस मैक्स के बारे में देखो जरा सा, एफएस मैक्स का वैल्यू होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल। अगर हम कहीं पता करना चाहते हैं कि दो सरफेस के बीच एफएस मैक्स कितना होगा, यानी कि हम ये पता करना चाहते हैं कि हम किसी वस्तु को अगर चलाना है हमको तो हमको कम से कम कितना फोर्स की जरूरत है, अगर ये पता करना चाहते हैं, एफएस मैक्स पता करना चाहते हैं, मतलब कोई वस्तु को चलाने के लिए कम से कम कितना फोर्स लगेगा वही पता करना चाहते हैं, इसका अर्थ यही हुआ ना। ठीक है, तो एफएस मैक्स का जो मान होता है वो होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल। ये नॉर्मल से तो हम लोग परिचित हैं, नॉर्मल क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। अगर ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ नॉर्मल तो कभी कभी नॉर्मल का मान mg के बराबर, इंक्लाइंड प्लेन रहेगा तो नॉर्मल का मान mg cos थीटा के बराबर भी है। हम लोग सारा चीज पढ़े हैं ये सब, यहां पर नॉर्मल वगैरह का कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल फोर्स हम लोग किए थे क्या, और इंक्लाइंड प्लेन वगैरह का भी बात किए थे। इंक्लाइंड प्लेन में भी नॉर्मल फोर्स होता है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल फोर्स। जब ऑब्जेक्ट एकदम नॉर्मल रखा हुआ है तो नीचे का mg ऊपर का नॉर्मल बराबर, नॉर्मल फोर्स किसके बराबर, mg के बराबर। उसके बाद इंक्लाइंड प्लेन वाला भी केस वगैरह सब था ना। इंक्लाइंड प्लेन का एक केस हुआ करता था जिसमें नॉर्मल का मान mg cos थीटा के बराबर था। देखो ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन जब पढ़ाए थे तब उसमें बताए थे
क्या बताए थे कि नॉर्मल फोर्स बराबर क्या होता है, mg cos थीटा ना। इसी में हम लोग पढ़े थे क्या, सारा चीज वगैरह का बात हम लोग जाने थे। नॉर्मल फोर्स बराबर mg cos थीटा। तो वही नॉर्मल हमको लेना है। ये क्या है, नॉर्मल फोर्स लेना है, यानी कि नॉर्मल फोर्स जितना तगड़ा होगा एफ एस मैक्स उतना ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, और इस म्यूएस को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का कोफिशिएंट है, दो सरफेस के बीच कैसा स्ट्रक्चर है, वो सब मॉइस्चर कैसा है, उन पे डिपेंड करता है। म्यूएस का मान इस बात पे डिपेंड करेगा कि दो सरफेस के बीच मॉइस्चर वगैरह है या फिर कैसा है, तब ना। अगर चिकनाहट बहुत ज्यादा है, फ्रिक्शन कम है, तो म्यूएस कम। फ्रिक्शन कम, फ्रिक्शन कम, फ्रिक्शन कम तो म्यूएस कम। अब फ्रिक्शन ज्यादा, फ्रिक्शन अगर ज्यादा होगा तो म्यूएस भी ज्यादा होगा। इट डिपेंड्स ऑन क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, मॉइस्चर, टेक्सचर, दो सरफेस के बीच का बनावट कैसा है। अच्छा, दो सरफेस के बीच अगर लुब्रिकेंट वगैरह है ऐसा, तो उससे स्लिपरी ज्यादा हो जाएगा ना, तो म्यूएस का मान कम हो जाएगा। बरसात में काई जम जाता है तो म्यूएस का मान क्या होगा, वहां पर सरफेस और पैर के बीच म्यूएस का मान कम हो जाएगा। तो म्यूएस का मान कम होने से स्लिप करने का चांस रहेगा ज्यादा। ठीक है, तो ये सब चीज होता है म्यूएस वगैरह। वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कभी कभी म्यूएस का मान, तो हम लोग म्यूएस का मान अपने हिसाब से पुट करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी में अब हम लोग को जानना है एक दूसरा चीज क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स यानी कि एफ के। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स समझते हैं जरा सा, ध्यान से देखो। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जब दो वस्तु के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, यानी न चल रहा है वस्तु, तब जो घर्षण का बल काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा ना। जब दो ऑब्जेक्ट मोशन में है आपस में और कांटेक्ट में भी है, तब उनके बीच काम करने वाला फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, जिसको एफ के से डिनोट करते हैं। इसको भी लिख लेते हैं जरा, देखो क्या लिखे क्या है इसमें, वही जो बात समझे अभी हम लोग। इट इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स का टाइप है विच एक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। ये फ्रिक्शन फोर्स का ही टाइप है जो कि दो सरफेस के बीच काम कर रहा होता है ना, विच आर इन कॉन्टेक्ट। वो दो सरफेस जो आपस में क्या है, कॉन्टेक्ट में है, उनके बीच काम करने वाला एक प्रकार का यह फ्रिक्शन फोर्स ही है। ठीक है, एंड दे मस्ट मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यहां पर मोशन होना जरूरी है। अगर मान लिया जाए फ्रिक्शन फोर्स हो रहा है लेकिन दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चल नहीं रहा है, तब तक काम करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। जब चलना शुरू कर देगा तब काम करेगा क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी घर्षण होगा ना, मूवमेंट हो स्टार्ट हो गया, तब हमारा कौन सा फोर्स काम कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। जब तक मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां पे एक काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का फिक्स मान होता है, इसका फिक्स्ड होता है मान। ठीक है ना, नॉट एडजस्टेबल। ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की तरह ऐसा नहीं कि जैसे जैसे लगाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका फिक्स मान होता है, हर सरफेस पे दो सरफेस के बीच फिक्स रहेगा। अलग अलग सरफेस है तो अलग अलग। अच्छा, इसका मान, इसका म्यू के दिया रहेगा, बस नॉर्मल से गुना करेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना काम कर रहा है वो चीज निकल जाएगा। अब हम लोग ये बात तो समझे, लेकिन इस सबको जब लिखेंगे तभी ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर, ये इस पे एक सवाल वगैरह करेंगे तब क्लियर होगा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स
का बात समझे हम लोग। अधिक से अधिक दो सरफेस के बीच जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा उसको एफ एस मैक्स से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे अगर, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जब दो वस्तु एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चल रहा होता है तब जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा उसको काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं और उसका वैल्यू होता है म्यू के इंटू नॉर्मल। और ये जब काम करेगा ना तो ऐसे सरफेस है, अगर ये इस तरफ मूव कर रहा है, अगर इधर अगर मूव कर रहा है तो जो ये काम करेगा इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स जो काम करेगा एफ के ऐसे काम करेगा पीछे। क्या अगर मान लिया जाए यही वस्तु ऐसे करके इधर मूव कर रहा है तो एफ के पीछे काम करेगा, इधर उधर उस तरफ डायरेक्शन। ये इधर जाना चाह रहा है तो उसका अपोज करते हुए उधर काम करेगा, अब वो उधर मूव कर रहा है तो इधर काम करेगा। एक ग्राफ होता है, एक ग्राफ जरा सा देखो, देखो जैसे कि अगर हम लोग एफ, ये हो गया अप्लाइड फोर्स, जैसे कोई वस्तु रखा हुआ है इस पे फोर्स लगा रहे हैं एफ, तो वस्तु रखा हुआ है इस पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा देखो। तो पहले मान लिया जाए फोर्स का मान धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, 1 न्यूटन लगाए, 1 न्यूटन लगाए, 2 न्यूटन लगाए, 3 4 5 लगाए तो चलना शुरू किया। जब चलना शुरू करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और जब तक चला नहीं है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होता है ना। तो यानी कि यहां पर एक ग्राफ देखेंगे, जब तक फोर्स बढ़ाएंगे तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। क्या जब एफ एस मैक्स पे पहुंच जाएगा तब फिर उसके बाद मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग गया। अब अचानक वस्तु चलना स्टार्ट कर दिया, ये एफ लगाएं तो क्या हो गया, यहां के बाद स्टार्ट किया चलना। जब तक हम लोग फोर्स बढ़ा रहे थे धीरे धीरे तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता गया बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते जब हमारा अप्लाइड फोर्स जो है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा तो चलना स्टार्ट करेगा। जब उससे ज्यादा होगा फोर्स तो चलना शुरू कर देगा। जब चलना शुरू कर देता है ना तब जो फ्रिक्शन लगता है वो फ्रिक्शन एफ एस मैक्स से कम लगता है और अचानक फ्रिक्शन का मान घट करके एक इस पे फिक्स हो जाएगा। अब जो यहां पे काम करेगा वो काम करेगा क्या, एफ के। यानी कि अगर कभी नोटिस करो वस्तु को अगर चलाने के लिए जब फोर्स लगाओगे तो शुरू में फोर्स बढ़ाते 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 जब जैसे चलना शुरू कर दिया तब उसके बाद थोड़ा कम में फोर्स से चलता है। एक बार चलना खिसकना स्टार्ट हो गया तो थोड़ा कम फोर्स से भी, जितना चलाने में हमको लगा था स्टार्ट करने में उसको, उससे कम फोर्स में खिसकते रहता है। काहे कि जो चलाने चलाने के लिए अधिकतम एफ एस मैक्स का मान जितना होता है ना उससे कम में होता है कौन, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का मान। जब चलना लग जाता है वस्तु ना तब हमको कम बल चाहिए। यानी कि अगर किसी चीज को खिसका करके लेके जा रहे 10 आदमी मिले, खिसकाया चलना स्टार्ट हो गया, जब खिसकाया चलना स्टार्ट हो गया तब 1-2 आदमी को हटा सकते, 8 आदमी मिलके चला सकते। ये कहने का अर्थ हुआ। अब इस पे जब तक हम लोग सवाल नहीं करेंगे तब तक ये सब चीज और अच्छे से क्लियर नहीं होगा। इस पे एक क्वेश्चन के माध्यम से हम दिखाते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज इसमें है। देखो जरा सा, एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर है 4.7। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4.7 इसको करते हैं और इसके माध्यम से हम लोग जो पढ़े हैं उसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो जरा सा एग्जाम्पल नंबर 4.7। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में उसको अच्छे तरीके से समझते हैं कि डिटरमाइन कीजिए कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स lying on its surface will remain stationary given that the coefficient of static, यानी कि म्यू का मान दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है 0.15। ठीक है, म्यू का मान है 0.15 और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक ट्रेन है, उस ट्रेन के सरफेस पर एक वस्तु यहां पर इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है ट्रेन के सरफेस पे।
अगर ट्रेन के सरफेस पे रखा हुआ है, कहने का अर्थ हो गया क्या, यहां पर इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है और इसको ले जाने वाला कौन है, ये ट्रेन है, और ये सरफेस के ऊपर ये वस्तु रखा हुआ है। तो वस्तु रखा हुआ है अगर, तो हम लोग कितना अधिकतम एक्सेलरेशन से इस ट्रेन को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन से अगर तेजी से करेंगे तो ये स्लिप कर जाएगा ना नीचे से, तो हम लोग कितना तक, तो जितना ज्यादा, यहां पे देखो तो वस्तु जो ऐसे जा रहा है, इस वस्तु के द्वारा इसके ऊपर एक फोर्स लगा, ये हाथ जो है ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगा रहा है। अच्छा, और ये वस्तु और इनके बीच एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है जो कि उस तरफ काम करेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है इसीलिए तो हाथ के रिस्पेक्ट में ये वस्तु रेस्ट में है, ये और ये के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, रेस्ट में। तो यानी कि ट्रेन जो है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन हमारा, ट्रेन क्या हो रहा है, इस वस्तु के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स हमारा कितना है, मान लिया जाए कुछ भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, चलो फोर्स है, फोर्स कितना लगा रहा होगा इस वस्तु के ऊपर, इस वस्तु का मास अगर m है तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा मास इंटू क्या, एक्सेलरेशन, जितना ट्रेन का एक्सेलरेशन है, जितना एक्सेलरेशन से वस्तु को लेकर के जा रहा है ट्रेन, वो एक्सेलरेशन गुना इसका क्या, मास करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स। ट्रेन इस वस्तु के ऊपर फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा के वस्तु को लेके जा रहा है, कितना फोर्स, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास गुना जितना एक्सेलरेशन से ये वस्तु चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, साथ है तो, अच्छा साथ है तो दोनों का एक्सेलरेशन एक ही बात, अच्छा ठीक, तो इतना फोर्स लग रहा है इस वस्तु के ऊपर ट्रेन के द्वारा। अब इन दोनों सरफेस के बीच में पीछे के तरफ काम कर रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, अगर हम इस एक्सेलरेशन को बढ़ाएंगे तो इधर काम करने वाला फोर्स हमारा, इस वस्तु के ऊपर लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। अच्छा, हमसे सवाल में पूछा है कि हम एक्सेलरेशन अधिक से अधिक कितना रख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन आपको उतना ही अधिक बढ़ाना है जितना से कि ये दोनों का गुणनफल ma गुना होके, यानी कि जो फोर्स है ये अप्लाइड फोर्स Fs मैक्स के अधिक से अधिक बराबर हो जाए। Fs मैक्स से अगर ज्यादा हम फोर्स इधर लगा देंगे तो ट्रेन का निचला हिस्सा आगे जाएगा और ये स्लाइड करके उधर चला जाएगा, तो हमको जो इसका एक्सेलरेशन उतना ही बढ़ाना है कि ma गुना होकर के Fs मैक्स के बराबर तक रहे, यानी कि जो अप्लाइड फोर्स है उसको बराबर होना चाहिए कहां तक, Fs मैक्स तक, यानी कि जो ma है वो बराबर होना चाहिए Fs मैक्स तक। ये अधिकतम एक्सेलरेशन हो गया, ये एक्सेलरेशन कैसा एक्सेलरेशन हो गया, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब इससे ज्यादा एक्सेलरेशन कर देंगे तो ये प्रोडक्ट यानी अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो जाएगा Fs मैक्स से, तो फिर क्या हो जाएगा, वस्तु फिर ये ट्रेन का निचला हिस्सा आगे निकल जाएगा, वो पीछे स्लाइड करना शुरू कर देगा, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। तो अधिकतम एक्सेलरेशन जो हम लोग को उतना ही रखना है ताकि इसका जो फोर्स है दोनों प्रोडक्ट गुना होकर के अप्लाइड फोर्स Fs मैक्स के बराबर तक ही रख सकते हैं। वही अभी हमको यही a मैक्स निकालना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे जरा से देखो तो, m इंटू ए मैक्स बराबर Fs मैक्स का फॉर्मूला होता है म्यूएस इंटू नॉर्मल। Fs मैक्स किसको कहते हैं, म्यूएस इंटू नॉर्मल। तो देखो तो जरा सा, ये वस्तु पे नीचे की तरफ mg लगता है और ऊपर की तरफ क्या लगता है, नॉर्मल। इसमें सॉल्यूशन करते समय g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया है, तो हम लोग भी 10 ही लेंगे। तो नीचे mg ऊपर नॉर्मल, उस डायरेक्शन में तो मोशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब नॉर्मल बराबर क्या है, mg। तो नॉर्मल के जगह पे हम लोग mg रखेंगे, m इंटू ए मैक्स बराबर म्यूएस का मान कितना दिया हुआ है 0.15 इंटू नॉर्मल बराबर क्या है mg, और mg और mg m और m कट गया, m और m दोनों साइड से कट गया, तो a मैक्स बराबर आया क्या 0.15 इंटू जी का मान है क्या 10। तो a मैक्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो हम लोग रख सकते हैं 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हमको ये समझ में आया कि ट्रेन का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है वो ट्रेन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही पॉसिबल है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ट्रेन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख सकते हैं। इसी में आगे अगर और बढ़े, ठीक है, और भी क्वेश्चन वगैरह है वो भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। चलो ये हुआ एक, ठीक है।
आगे एक क्वेश्चन और इसमें समझते हैं हम लोग, ताकि थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4.8, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन पर आधारित सवाल है। ठीक है, इसमें हमको क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इस तरीके से फिगर दिया हुआ है, बोला क्या कि इस पे 4 kg का एक वस्तु रख दी है, और हमको क्या हो रहा है ना कि ये इंक्लाइंड प्लेन ऐसे था तो वस्तु इस पे टिका हुआ था। जैसे जैसे इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऐसे करके बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो जब एंगल हमारा 15 डिग्री पे पहुंच गया ना, तब वो चलने चलने की स्थिति में आ गया, चलने चलने के स्थिति में आया। ठीक है, अगर 15 डिग्री से जरा भी ऊपर उठाएंगे तो ये चलना शुरू कर देगा। अच्छा ठीक है, तो हमको बात बताना है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, यानी म्यू एस का मान बताना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में ऐसे बात तो बोल दिया कि ठीक है, कोई ब्लॉक को ऐसे रख दिया है, ऐसे करके उठा रहे हैं, उठाते 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 थे, जब 15 डिग्री पे पहुंचे तब चलने चलने की स्थिति में ब्लॉक आ गया, उससे ज्यादा करेंगे तो चलना शुरू कर देगा। तो बताइए म्यू एस का मान क्या होगा। बोल तो दिया, लेकिन इसको अच्छे तरीके से हम लोग डील करते हैं क्वेश्चन को। इसको चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, अपने से बनाते हैं सारा चीज, वो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो क्लियर, यहां पर एक ब्लॉक है इस तरीके से, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, और अधिकतम एंगल कितना हो सकता है यहां पे, थीटा का मान, थीटा बराबर कितना 15 डिग्री बोला। इतना जब होगा ना, तब इसके ऊपर का जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक चलने चलने की स्थिति में आ गया, यानी कि इस ब्लॉक पे जो लगने वाला फोर्स है वो एफ एस मैक्स के बराबर हो गया, तब ना चलने चलने की स्थिति में आ गया। तो इस पर नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन पढ़ा हुआ होना चाहिए। हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन में सारा चीज पढ़े हैं। क्या इंक्लाइंड प्लेन का कॉन्सेप्ट होता है भाई, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, थीटा ये है, इसमें नीचे mg लगता है क्या, उसके बाद नॉर्मल के ठीक अपोजिट साइड mg cos थीटा, और प्लेन के तरफ mg sin थीटा फोर्स लगता है क्या। तो इस ब्लॉक के ऊपर इधर फोर्स लगता है mg sin थीटा, और नॉर्मल के ठीक अपोजिट लगता है क्या mg cos थीटा। नॉर्मल का मान mg cos थीटा के बराबर होता है, इस पर लगने वाला इधर का फोर्स mg sin थीटा होता है। सब हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी में क्या, तो उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, और यहां पर अब लोग इस सवाल को डील करेंगे यहां पे। ठीक है, और ये ठीक है, इसका मास है m, मास के बारे में सवाल में दिया हुआ है कि नहीं, चलो देख लेते जरा। ब्लॉक है, ठीक है, उसका मास का कोई चर्चा नहीं किया है। ठीक है, खाली हमको बोला है क्या कि बताइए कि म्यू एस क्या होगा। इस ब्लॉक पे इस तरफ कितना फोर्स लगता है, mg sin थीटा, यानी 15 डिग्री। अच्छा ठीक है, इस पर ऊपर के तरफ क्या लगता है, नॉर्मल, और नीचे के तरफ इधर mg cos थीटा, यही लगता है। सब हम लोग पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन क्या। तो इसमें देखो तो क्या क्या चीज है जरा सा, और इस पर इधर का जो फोर्स है, ये फोर्स एफ एस मैक्स, पीछे जो एफ एस मैक्स लग रहा है उसके बराबर हो गया, तब ना 15 डिग्री एंगल पे ये चलने चलने की स्थिति में आ गया। तो यानी कि हम लोग एक बात ध्यान दे, तो mg sin थीटा बराबर पीछे का क्या है, एफ एस मैक्स। अच्छा देखो तो जरा सा, mg sin 15 डिग्री ना क्या, या ऐसे चलो थीटा ही अभी फिलहाल ऐसे रखते हैं, बैठा देंगे बाद में। एफ एस मैक्स का मान क्या होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल क्या, यानी कि mg sin थीटा बराबर म्यू एस, हमको फाइंड करना है म्यू एस कितना है। नॉर्मल का मान किसके बराबर होता है, mg cos थीटा के बराबर होता है। देखो तो इधर भी mg और इधर भी mg काट दिए। अच्छा ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखो तो साइन थीटा के बटे में cos थीटा भेज दे, साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या, म्यू एस। ये क्या हो गया, tan थीटा बराबर म्यू एस, यानी कि म्यू एस बराबर होता है tan थीटा, यानी कि म्यू एस बराबर tan 15 डिग्री। म्यू एस का मान कितना आ रहा है, tan 15 डिग्री। tan 15 का मान नहीं मालूम तो हम लोग ऐसे छोड़ सकते हैं, या फिर लिखता भी है लोग √3 - 1 बाय √3 + 1 ऐसे करके कुछ कुछ आता वैल्यू, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसको म्यू एस का मान अगर एनसीईआरटी में जो है म्यू एस ये tan 15 डिग्री का मान दिया हुआ है, तो हम लोग वहां से लिख देते हैं क्या इसका मान है, म्यू एस बराबर हाँ एनसीईआरटी में दिया है इसका वैल्यू 0.27, tan 15 डिग्री का मान दिया हुआ है 0 है ना,
टेन 15 डिग्री का मान क्या दिया हुआ है 0.27, तो यहां से हम लोग म्यू एस बराबर क्या लिख दिए 0.27। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। ये क्या क्या था, ये तो क्वेश्चन हो गया, ये उसका सॉल्यूशन हो गया ना, 4.8। ये मुझे बात, ये इस तरीके से इसका ये कॉन्सेप्ट है। अब एक हम लोग कर लेते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पे लास्ट, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और है, क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4.9, ठीक है। ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पर आधारित है, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक पुली का कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ा होना चाहिए, हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पुली, ठीक है। उसी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन लिखना आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि एक ब्लॉक यहां दिया हुआ है, एक ब्लॉक यहां दिया हुआ है, ठीक है। इस पे अपना फिगर बनाते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। यहां पर ऐसे करके है, इसका वजन दिया हुआ है 20 kg, ठीक है। और ये पुली का कॉन्सेप्ट है ना, देखो पुली आया ना, कॉन्सेप्ट ऑफ पुली हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसमें यहां पर देखो तो क्या बोल रहा है, यहां पे 3 kg वेट है, मास है इसका, ये कितना है 3 kg, क्या। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा, इसमें आगे की तरफ टेंशन लगेगा। अच्छा ठीक है, यहां इसके और इसके सरफेस के बीच में म्यू के दिया हुआ है, देखो क्या दिया, इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस, ट्रॉली और सरफेस के बीच क्या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि म्यू के दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.04। तो इस पे ये जब ब्लॉक उधर जाएगा और ये ब्लॉक नीचे आएगा, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये ए एक्सेलरेशन से इधर जाएगा। हमको सवाल में बोला क्या कि टेंशन फोर्स बताइए और व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताइए, टेंशन बताइए, एक्सेलरेशन बताइए और टेंशन बताइए। तो हम लोग ये सब चीज तो पढ़ चुके हैं, जब हम लोग पढ़े थे क्या कॉन्सेप्ट ऑफ पुली ना, पुली का कॉन्सेप्ट वगैरह जब हम लोग पढ़े थे तो वहां पर भी हम लोग इसी तरीके से एक्सेलरेशन और टेंशन वगैरह को फाइंड करना सीखे थे, क्या कॉन्सेप्ट ऑफ पुली पढ़े थे ना, उसी में इक्वेशन सब लिखना ऐसे ऐसे, एम जी माइनस टी बराबर एम ए, ये सब चीज लिखना सीखे थे, सारा चीज किए थे, है ना। वही कॉन्सेप्ट वगैरह का इस्तेमाल हम लोग यहां पर भी करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में उसी तरीके से इक्वेशन लिखने आना चाहिए। क्या चीज पढ़े थे हम लोग, जरा सा इस पे देखो तो, इस पर फोकस करो तो, इस पे नीचे लग रहा होगा क्या एम जी ना, 3 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक के लिए क्या लिख सकते हैं, देखो तो नीचे mg ज्यादा है और टेंशन कम है, तब ना ये नीचे जाएगा और ये इधर भागेगा, तो यानी कि यहां पे mg इज मोर देन टेंशन, mg इज मोर देन टेंशन, इसीलिए यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg माइनस टेंशन, नेट फोर्स है तो ज्यादा में से कम फोर्स को घटाते हैं, तो mg माइनस टेंशन बराबर क्या ma, तो ठीक है mg माइनस टेंशन बराबर ma। तो जरा इसको अगले पेज पे लेकर के चलते हैं हम लोग, m क्या लिखे, mg माइनस टेंशन बराबर ma। अच्छा, m का मान क्या 3 kg है, g का मान 10 माइनस टेंशन बराबर मास है 3 kg, एक्सेलरेशन a, तो ये क्या हो गया 30 माइनस टेंशन बराबर 3a, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो नाउ फॉर ट्रॉली ऑफ 20 kg, जो 20 kg का जो ट्रॉली है, 20 kg का जो ट्रॉली है उसके लिए, इस पर देखो तो म्यू के, ये जो रस्सी है ये इसको इधर खींच रहा है, तो पीछे के तरफ तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, ये उधर खींच रहा है तो पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, तो यानी ट्रॉली के लिए देखो तो जरा सा, ट्रॉली पर अगर बात करें तो एक फोर्स इधर लग रहा है टेंशन का, इधर फोर्स लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है भैया, म्यू के इंटू नॉर्मल। अच्छा, यानी कि यही चीज क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू एम जी, म्यू के इंटू एम जी। देखो तो यहां पे वस्तु है, इस पे नीचे क्या लगता है एम जी, और ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, नॉर्मल किसके बराबर एम जी के बराबर, तो यहां पे हम लोग ये चीज को डालेंगे, तो म्यू के यानी कि पीछे का फोर्स किधर और आगे का फोर्स इधर टेंशन, और ये वस्तु तो इधर ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो यानी टेंशन जीत गया, टेंशन ज्यादा है किससे एफ के से,
इधर का टेंशन ज्यादा, फ्रिक्शन फोर्स कम, तो नेट फोर्स टेंशन माइनस एफ के। फ्रॉम सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या होता है, एफ बराबर एम ए, तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स टेंशन में से एफ के घटा देंगे। क्या हो रहा है जी, टेंशन माइनस एफ के इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सलरेशन, इसका मास इंटू क्या एक्सलरेशन, और ये मास है 20 केजी, मास है कितना इसका 20 केजी, टेंशन माइनस एफ के कितना होगा म्यू के इंटू एम जी, तो ये हो गया म्यू के एम जी बराबर एम इंटू क्या ए एक्सलरेशन ना। तो देखो तो टेंशन माइनस म्यू के का मान कितना दिया हुआ है 0.04, तो हम लोग 0.04 इंटू मास इसका 20 केजी, जी का मान है 10 बराबर मास इसका 20, एक्सलरेशन ए हमको मालूम है नहीं किस एक्सलरेशन से जा रहा है, तो टी माइनस ये 2 जीरो है ना, 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 4 दूना 8 बराबर 20 ए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 कर दिए। अब देखो तो क्या क्या है अपने पास, नाउ वी हैव क्या क्या इक्वेशन है भाई अपने पास, देखो तो इक्वेशन 1 क्या है 30 माइनस टी बराबर 3a, 30 माइनस टी बराबर 3a, और एक इक्वेशन अपने पास क्या है t माइनस 8 बराबर 20a, t माइनस 8 बराबर 20a, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं जरा ऐड करते हैं, ऐड करो तो जरा दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो टेंशन टेंशन खत्म, 30 माइनस 8, 30 माइनस 8 इज इक्वल टू 23a, तो ये कितना हो गया 22 बराबर 23a, इसलिए एक्सलरेशन बराबर 22 बटा 23 इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को जरा सॉल्व करेंगे तो एक्सलरेशन कितना आएगा, a बराबर ये भाग देखो तो कितना आता है, ये हमारा 0.96 इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक आंसर हो गया। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन में मान लिया जाए इक्वेशन 2 में ही डालेंगे तो टेंशन आ जाएगा ना, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 2, क्या इसको दूसरे इक्वेशन में डाल देते हैं, क्या क्या है इक्वेशन t माइनस 8 बराबर 20a, तो t इज इक्वल टू 20a प्लस 8, तो t इज इक्वल टू 20 इंटू a के जगह पे क्या लिखेंगे 0.96 प्लस क्या करेंगे 8, क्या तो t बराबर इन दोनों को गुना करेंगे और उसमें 8 जोड़ देंगे, तो इन दोनों को गुना करो तो कितना आता है, ये दोनों गुना होकर के 19.2, और उसमें फिर हम लोग क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे, तो 9 8 17, t बराबर क्या 27.2, एनसीईआरटी में 27.1 लिया है वो भी चल जाएगा कोई बात नहीं, उतना न्यूटन हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया किस चीज का 4.9 का, यहां से लेके यहां तक, तो ये 4.9 वगैरह ये सब चीज हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। इसमें हम लोग समझे एफ के यानी काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट। क्या आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसेज दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़